हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। जितने लोग ये ग्रुप बनाकर फालतू टाइम वेस्ट करने का सोच रहे हैं, आपका कोर्स सस्पेंड हो जाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, पहले बता चुका था कि 999 रुपए का कोर्स इसलिए नहीं है कि यहां आपको वाहियातगिरी करने दूं, ये इसलिए कि आप एक जगह चुप से बैठकर आराम से पढ़ें, कॉपी में लिखें। तो सिर्फ पढ़ाई करने का यदि आपको जज्बा है, कुछ बनने का, तो ही एग्जाम पर आपकी हेल्प करेगा, वरना आपका कोर्स सस्पेंड हो जाएगा, फिर उसको कोई ओपन नहीं करा सकता। और आप सभी लोग टीचर्स डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 7वें आसमान पे हूं, गिर ना पड़ूं। तो कोई बात नहीं, उसे मैं संभाल लूंगा अपने आप। चलो, तो अभी हम लोगों ने कल हमने पिछली 2 क्लासेस में क्रिमिनल लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है, एक एक चीज को बहुत बढ़िया से देखा। आपराधिक विधि अपराध को डिफाइन करेगी। आपराधिक विधि जो होगी, ये एक तो अपराध की परिभाषा देगी कि इसकी नजर में अपराध है क्या, इसकी नजर में ऑफेंस है क्या। फिर उस अपराध की परिभाषा देने के बाद में उस अपराध के लिए पनिशमेंट क्या है, उस अपराध के लिए पनिशमेंट क्या है, दंड क्या है, इसकी बात करेगी। और इसी चीज को देने के लिए हमारे भारत में होने वाले अपराध और उन अपराधों के लिए क्या दंड होगा, इसके लिए हमारी आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 में इसे मंजूरी प्रदान की गई। तो इसका नाम पड़ा आईपीसी 1860। कब की बात है ये याद है आपको? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से 3 साल बाद की। और तब से कितनी साल हो चुकी हैं? 40 तो वो, 100 ये, 140 और 19वीं साल ये चल रही है। मतलब लगभग 150 से भी ऊपर साल इसको लगभग हो चुकी हैं, 170 के करीब साल। लेकिन फिर भी पूरी तंदुरुस्ती से आईपीसी चल रही है। इसका मतलब सोचो, जिसने ये आईपीसी सोच के बनाई थी, बहुत थोड़े बदलाव हुए हैं उसमें राज्यों के हिसाब से। उसने कितना ज्यादा सोच के बनाया होगा, ये बात क्लियर है। चलिए, बिल्कुल सही मैं समझ रहा हूं, और इनको आप सही कह रहे हो कि नोट्स बनाने में मजा आता है। पहले ये बताओ, तब मैं कमेंट नहीं देख पा रहा था, मूल अभी जो क्लास हुई थी पॉलिटी की कैसी लगी, नॉलेज वाइज बताना कि ज्ञान के हिसाब से आपके पास 17 किताब होंगी, आपको कैसी लगी क्लास, एक एक चीज बताइए फटाफट, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तो आप सभी को पता था कि उस समय उस समय एक चार्टर एक्ट आया था। क्या आया था? चार्टर एक्ट। इतने कौन कौन लोग हैं जिसको इंग्लिश में भी लिखने की जरूरत होती है, अर्थात जिनके लिए इंग्लिश में भी लिखना जरूरी होता है? चार्टर एक्ट 1833। इस चार्टर एक्ट में कई सारी बात थी। एक तो पूरी भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार एक जगह दे दिया गया, विधि बनाने का अधिकार, बजट का अधिकार। और एक बात आपने जानी थी कि जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले ये बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल। साथ साथ इसकी जो परिषद थी, उसमें एक लॉ मेंबर की भी एंट्री हो गई। किसकी एंट्री हो गई? एक विधि सदस्य की भी एंट्री हो गई। अब आप जान रहे हो कि चार्टर एक्ट से यह बात तय हो चुकी थी कि भाई कंपनी का जो शासन है, कंपनी का जो कार्य है, वो सिर्फ प्रशासन तक रह जाएगा और बाकी चीजों से कंपनी व्यापार से हट जाएगी। कंपनी का जो व्यापार पर से अधिकार था, वो पूरी तरीके से हटा दिया गया था। इस सब वजह से क्या था कि भारत में कई धर्मों के लोग, और इन कई धर्मों पर जब अंग्रेज राज करना चाहते थे तो वो सही से राज नहीं कर पाते थे। किसी के कानून कैसे, किसी के कानून कैसे। तो ये जो पहला लॉ मेंबर जो एंटर हुआ, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले।
क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले नाम था इसका, लॉर्ड मैकाले। इसे बहुत ही ज्यादा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन होता है। किसका गठन होता है? प्रथम फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन होता है। किसका गठन होता है? फर्स्ट लॉ कमीशन। जो फर्स्ट लॉ कमीशन होते हैं वो अभी जो कानून है, जो भी कानून के विधि आयोग होते हैं, प्रथम विधि आयोग का गठन, प्रथम विधि आयोग का गठन। 4 लोग शामिल थे। एक तो हो गया लॉर्ड मैकाले, एक कौन हो गया? लॉर्ड मैकाले। एक था मैकलॉयड नाम का व्यक्ति। एक कौन था? मैकलॉयड नाम का व्यक्ति। आ सकता है ये क्वेश्चन कि प्रथम विधि आयोग में इनमें से कौन एक नहीं था? एक था एंडरसन, GW एंडरसन। एक कौन था भैया? एंडरसन। और एक और व्यक्ति था। कुल 4 व्यक्ति थे। जो चौथा था वो था F मिलेट। कौन था? F मिलेट। F मिलेट करके ये चौथा भी व्यक्ति था। स्टार लगा के लिख लेना। मैकलॉयड, एंडरसन, मिलेट। और इन सब का चेयरमैन कौन था? इन सब का चेयरमैन था लॉर्ड मैकाले। इस प्रथम विधि आयोग को काम दिया गया कि आप पूरे भारत में जितने भी कानून हैं और विदेश के जितने भी कानून हैं, इन सब का अध्ययन कीजिए और पूरे भारत के लिए एक आप विधि तैयार कीजिए, आपराधिक विधि तैयार कीजिए। इसका कार्य क्या था? आपराधिक विधि तैयार करना। और इस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल, GGI का मतलब होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर प्रथम विधि आयोग का गठन होता है 1834 में, जिसका काम क्या था? पूरे भारत के लिए एक आपराधिक विधि तैयार करना। ये जो लॉर्ड मैकाले, ये कानूनों के जानकार था, वकील तो था ही था, साथ साथ जो लॉज हैं दुनिया भर के, उन सभी का ये बहुत ज्यादा जानकार व्यक्ति था। तो इसने 2 मुख्य लॉज को पढ़ा। एक तो नेपोलियनिक कोड, जो नेपोलियन ने अपने समय पर शुरुआत की थी। एक किसको पढ़ा? नेपोलियनिक कोड। लिख लीजिए, किसको पढ़ा? नेपोलियनिक संहिता। एक तो इन्होंने नेपोलियन के बनाए कानूनों को पढ़ा, और एक इन्होंने अमेरिका की एक राज्य है, अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है लुइसियाना। आपने सुना होगा, इसका नाम क्या है? लुइसियाना। एक इसने लुइसियाना के इन्हीं कानूनों को, जो आपराधिक कानून है, उनको पढ़ा। और 3 साल इन लोगों ने मेहनत की, और 3 साल इन लोगों ने मेहनत करने के बाद में 2 मई 1834 में गठन, 2 मई 1837 में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट कब पेश की? 2 मई 1837 में इन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, अर्थात इन्होंने ड्राफ्ट सबमिट कर दिया, या अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी कि भाई हमने ये देखा। रिपोर्ट सबमिट कर दी, प्रतिवेदन दे दिया, या इन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी कि भाई देखिए, हमने दुनिया भर के कानूनों का अध्ययन किया है, हमने नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन किया है, और उसके आधार पर ये हमारा इनिशियल ड्राफ्ट है। ये क्या है? हमारा इनिशियल ड्राफ्ट है। अब आपको इस पर फैसला लेना है कि अब आप इसको कैसा बदलना चाहते हो। आप इसको कैसा बदलना चाहते हो, आप इससे क्या चाहते हो। लेकिन
क्या था कि उस समय इतना ज्यादा इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इसको किस में डाल दिया, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसी समय क्या आ जाता है, दूसरा लॉ कमीशन आ जाता है। दूसरे लॉ कमीशन जो सेकंड विधि आयोग था, सेकंड विधि आयोग की स्थापना हो जाती है 1853 में। और जो सेकंड विधि आयोग था उसके अध्यक्ष थे सर जॉन रोमेली। लिख लीजिए आगे। ये ठंडे बस्ते में बात चलती रही, किसी पर इसने ध्यान नहीं दिया और समय आ जाता है 1853 का। कब का आ जाता है, समय आ जाता है 1853। इस समय द्वितीय सेकंड लॉ कमीशन का गठन हो जाता है। किसका गठन हो जाता है, सेकंड लॉ कमीशन का गठन हो जाता है। द्वितीय विधि आयोग का गठन हो जाता है। और द्वितीय विधि आयोग जो था, आजादी से पहले 4 आयोग बने। पहला 1834, दूसरा 1853, डलहौजी था भारत का गवर्नर जनरल और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन रोमेली। सर जॉन रोमेली इसके अध्यक्ष थे। और इन लोगों ने भी इस जांच, ये जो ड्राफ्ट था रोमेली, इसकी बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की और इन्होंने भी इसी ड्राफ्ट को फाइनली मंजूरी दे दी कि भाई इन्होंने जो बनाया है वो सच में ही एक मार्बल पीस है और इसे बदलने का हमारे पास कोई भी औचित्य नहीं है, तो आप इसे ऐसे चले दीजिए। फिर 1861 में बना एक और उसके बाद में बनता है चौथा 1879 में। आजादी से पहले 4 बने। तभी क्या होता है कि उन्हीं दिनों में जब ये भी जांच कर रहे थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, बाद में जो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, जिनका नाम था पीकॉक बार्न। क्या नाम था, पीकॉक बार्न। ये जो पीकॉक बार्न साहब थे, ये 1852 में भारत आ जाते हैं। जब ये लॉ कमीशन अध्ययन कर रहा था, उस समय जो गवर्नर जनरल था, भाई सेकंड लॉ कमीशन तो इसका अध्ययन कर ही रहा था। इन्होंने पीकॉक बार्न्स नाम के व्यक्ति से भी कहा कि पीकॉक साहब, तुम कुहू कुहू करके इस ड्राफ्ट को पढ़िए और बताइए कि ये सही है या नहीं है। पीकॉक बार्न्स, जो पीकॉक बार्न्स थे, इन्होंने भी आईपीसी के ड्राफ्ट को केयरफुली पढ़ा, आईपीसी के ड्राफ्ट को समझा, पढ़ा कि भाई इसमें जो चीजें दे रखी हैं वो सही दे रखी हैं या नहीं दे रखी, इसको लागू किया जाए तब तक। उधर 1853 में सेकंड विधि आयोग भी बन गया, उसकी रिपोर्ट तब तक आती, तब तक क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह हो जाता है। और 1857 के विद्रोह के बाद में अंग्रेजों को यह लगने लगता है कि भाई अब तो एक आपराधिक विधि होनी ही चाहिए, अब तो एक आपराधिक विधि होनी ही चाहिए। तो यही जो प्रथम विधि आयोग ने अपना ड्राफ्ट दिया था, वही अलग अलग हाथों में निकलने लगा, अलग अलग आंखों द्वारा पढ़ा जाने लगा, सही है गलत है, लेकिन उसने बनाया सही था। इसलिए 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1860 को ये जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, इसका पद क्या हो जाता है, वायसराय हो जाता है। क्या हो जाता है, वायसराय। गवर्नर जनरल भी, वायसराय भी। एक्चुअल में वायसराय क्यों बना, वायसराय का मतलब होता है एम्बेसडर। 1857 की क्रांति के बाद में एक कानून आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम। उसके द्वारा यह तय हो गया था कि अब ब्रिटिश किसी राज्य पर हमला नहीं करेंगे। यदि कोई ब्रिटिश की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लेता है, उनकी सोवर्निटी को स्वीकार कर लेता है, तो वो अपना राजकाज कर सकता है। और उसको देखने के लिए जो अंग्रेज की महारानी है, इंग्लैंड की महारानी है, इंग्लैंड का किंग है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, उसे वायसराय कहा जाएगा, जो कि पूरे ब्रिटिश एम्पायर को देख रहा है। तो गवर्नर जनरल का पद बदलकर क्या हो गया, वायसराय हो गया। और लास्ट गवर्नर जनरल
और पहला वायसराय एक ही व्यक्ति था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। डलहौजी वापस जा चुका था ये गवर्नर जनरल। डलहौजी ने 1857 की क्रांति के बीज बोए, फसल किसको काटनी पड़ी? लॉर्ड कैनिंग को काटनी पड़ी। 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, भारत सरकार अधिनियम आता है। उस समय गवर्नर जनरल था, इसकी पोस्ट बदल के क्या कर दी जाती है? वायसराय। इंग्लैंड की महारानी का साम्राज्य का भारत में रिप्रेजेंटेटिव या एक प्रबंधक के तौर पर कह सकते हो। तो वायसराय भी कौन बना? लॉर्ड कैनिंग द्वारा मंजूरी या असेंट। मंजूरी मिली, जैसे भी राष्ट्रपति किसी कानून को मंजूरी देते पहले वायसराय देता था। और इसका नाम क्या रहा? इसका नाम रहा आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। एक बात अपनी दिमाग में रखना बच्चे, अपने दिमाग में, कि भारतीय दंड संहिता 1860 इसलिए कहते हैं कि कानून को जो मंजूरी मिली थी वो 1860 में मिली थी। कानून को जो मंजूरी मिली वो 1860, लेकिन ये तय कर दिया गया कि भाई ये अभी लागू नहीं होगा। इसके लिए एक डेट रख दी गई कि सभी लोगों तक इसका प्रचार हो जाए, सब लोग जान जाएं कि अब किसी की हत्या, चोरी, डकैती या किसी के साथ धोखाधड़ी करने का ये जुर्म होता है, ये उसकी सजा होती है, तब इसको लागू करना ज्यादा उचित रहेगा। तो इनेक्ट तो हो गई थी लेकिन कमेंस्ड नहीं हुई। क्या नहीं हुई? कमेंस्ड नहीं हुई। कमेंस्ड का मतलब क्या होता है? लागू नहीं होना। तो लागू हुई कब से? 1 जनवरी 1862 से। कब से लागू हुई? 1 जनवरी 1862 से आईपीसी पूरे भारत में लागू हो जाती है। और तब भी पूरे भारत में नहीं, पूरे ब्रिटिश भारत में, अर्थात वो 11 प्रोविंस जो ब्रिटिश के अंडर आते थे वहां पर ये राज्य स्टार्ट हो जाती है। जहां जहां ब्रिटिश का राज्य था भारत में वहां वहां ये स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ब्रिटिश का राज्य सिर्फ भारत में नहीं था, भारत से उस समय बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ब्रुनेई, इन जगह पर भी ब्रिटिश का राज था। ये सब जगह भी ब्रिटिश के अंडर भारत से ही संचालित होती थी। जो भारत का वायसराय होता था वही इन जगह का संचालन भी करता था। इसीलिए ये जो आईपीसी थी ये कई जगह लागू हुई, भारत से हटकर भी। अब भारत 1947 में आजाद हो जाता है, तो अब आ जाता है टेरिटरी या क्षेत्र या देश, कंट्रीज, जहां पर आईपीसी अपने मूलभूत जैसे पहली थी या कुछ बदलावों के साथ या उसी पर आईपीसी पर आधारित थी, वहां पर कोई संहिता चलती है। वो देश जहां पर आईपीसी लागू है या आईपीसी लागू है, आईपीसी का नाम बदल जाता है। वो इंडियन क्यों रखेंगे भाई? अगर म्यांमार में चल रही है तो वो इंडिया क्यों बोलेगा? पाकिस्तान में चल रही है तो वो इंडिया क्यों बोलेगा? लेकिन उनकी जो पेनल कोड है वो आईपीसी के आधार पर ही है। ये जो पेनल कोड है ये आईपीसी के आधार पर ही है। तो आजादी के बाद में हमने इसके कुछ जो खतरनाक, इसके जो पहले क्रांतिकारी गतिविधि आदि को रोकने के लिए जो इसके नियम बनाए गए थे उनको तो हमने हटा दिया, और बाकी हमें लगा कि हाँ बाकी ये सब चीज है, कानून ठीक है, हमने उसको लागू रहने दिया। तो आजादी के बाद में ये भारत में हो गई, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तब कब थी? जम्मू कश्मीर को छोड़। और 31 अक्टूबर 2019 से 31, देखना साफ कुछ दिख रहा है, सब कुछ बेटा साफ दिख रहा। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। इट विल ऑल्सो कमेंस्ड इन J&K फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। इसे मैं कई बार बता चुका हूं। भारत से बंटवारा हुआ तो इंडिया से कौन बना, नालायक देश, पाकिस्तान बना। क्या बना, पाकिस्तान बना। और जो पूर्वी बंगाल था उसको बांग्लादेश बना। क्या बना, बांग्लादेश। तो इन्होंने भी कुछ मिक्स रूप में कुछ शरिया के कानून और कुछ ये आईपीसी से जुड़े हुए अपराधों की जो सजा थी इसको जारी रखा, इन चीजों को जारी रखा। आगे बढ़ते, श्रीलंका पर भी क्या था, ब्रिटिश का था। तो भैया सीलोन उस समय श्रीलंका, आज का लिख लीजिए, श्रीलंका पर भी था ये। किस पर, श्रीलंका। मलेशिया कौन सा हो जाता है, मलेशिया। मलेशिया में भी इसका हो गया। मलेशिया के बिल्कुल बाउंड्री पर समुद्र के किनारे सिंगापुर है, तो किस पर आ जाता है, सिंगापुर पर आ जाता है। यह क्वेश्चन मेरे पेपर में खुद के में आया था। थोड़ा सा आगे बढ़ते तो ये ब्रुनेई पे भी लागू हो जाता है। किस पर लागू हो जाता है, ब्रुनेई में भी मानी जाती है। आईपीसी से जुड़े हुए ये ब्रुनेई में भी माने जाते हैं। कॉलोनियल बर्मा, तो म्यांमार में भी कुछ हद तक इसी की बात है। कॉलोनियल बर्मा अर्थात जिन जिन जगह इसका वो था, जो जो जगह ब्रिटिश थे वहां वहां आईपीसी लागू होती है। वहां के क्रिमिनल कोड्स का यही हमारा इंडियन पीनल कोड बेस बनाता है। यही इंडियन पीनल कोड बेस बनाता है। और इसलिए भी ये बेस है क्योंकि जिस तरह हमारा संविधान एकदम लिखित रूप में एक एक चीज को छूता हुआ निकला है, इसी तरह आईपीसी भी एक बहुत बड़ी संहिता है। हमारे जीवन में हमारा कोई ऐसा गलत काम नहीं है कुछ को छोड़कर जो इसमें जिसके लिए दंड या जिसको परिभाषित ना किया गया हो। आप किसी को चोरी करते हो वो भी इसमें, डकैती करते हो वो भी इसमें, किसी की पत्नी पर नजर लगाते हो वो भी उसमें, अपनी पत्नी से दहेज मांगते हो वो भी इसमें, या कोई और जो इसमें नहीं होता सरकार अमेंडमेंट करके संशोधन करके इसमें और डाल देती है। तो इसलिए इसने समय के चक्र को झेल लिया और 1860 से लेकर एक भाई देखें तो 1862 से शुरू हुआ, तब से लेकर 1 जनवरी 1862 से आज 2019 तक इसने न जाने कितने सालों को झेला और न जाने कितने इसके द्वारा सजा पाए एक कानून की किताब के द्वारा। एक चीज आपने देखी कि कुछ हमारे यहां पर जो कानून होते हैं, जैसे अडल्ट्री की बात करूं, किसकी बात करूं, अडल्ट्री। अडल्ट्री हमारे यहां पर क्या है, कानून है, हमारे यहां पर उसका वो अपराध है। अडल्ट्री जो है हमारे यहां पर अपराध है, जबकि यदि आप उसे इंग्लैंड में देखोगे तो इंग्लैंड में वो अपराध नहीं है। अडल्ट्री मतलब एक महिला एक पत्नी के होते हुए दूसरी महिला पर नजर रखना, ये क्या है हमारे यहां पर, हमारे यहां पर एक तरीके का ये अपराध है। लेकिन वहां पर इससे कोई भी संबंधित अपराध नहीं है, वहां पर कोई मतलब नहीं है इस चीज का। व्यभिचार, अडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचार। हमारे यहां पर व्यभिचार अपराध है, लेकिन वो लोग व्यभिचार को अपराध मानते ही नहीं है इंग्लैंड में। तो मैकाले ने हमारे यहां पर व्यभिचार या अडल्ट्री को अपराध क्यों माना, कोई इसके बारे में बताएगा, जबकि इंग्लैंड में ये नहीं है। धारा 497, धारा 497 इसके ऊपर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा आया था। सेक्शन 497, अडल्ट्री भारत में अपराध है लेकिन विदेश में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है। इसका मतलब उसने भारतीय कानूनों को भी पढ़ा था
उसने हिंदू और मुस्लिम लॉज को पढ़ा था कि हमारे यहां एक पति एक पत्नी वाली परंपरा है। ऐसा नहीं कि एक पत्नी 5 पति, वो पुराने जमाने में थी, और एक पति 5 पत्नी, वो वाली परंपरा हमारे यहां पर नहीं है। तो उसने इसलिए इसको गैर कानूनी बना दिया। उसने ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के कानून पूरी तरीके से थोप दिए थे, उसने हमारे कानूनों को भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। मुझे तो यही लगा है, आपको लगा हो, आपको ना लगा हो तो पता नहीं, बट मुझे तो यही बात लगी। अब हम देख लेते हैं कि असल में एक्चुअल में हमारी आईपीसी होती क्या है। परिचय हो गया, अब देख लेते हैं। आईपीसी नियमों की किताब है जो नियमों को परिभाषित करती है, उन्हें तोड़ने पर दंड करती है, जो कुल 23 अध्यायों में बटी हुई है। कितनी अध्यायों में बटी हुई है? 23 अध्याय, अर्थात 23 चैप्टर्स में, पार्ट में नहीं बटी हुई है, 23 चैप्टर्स में बटी हुई है। और इसके अंदर कुल टोटल 511 धाराएं या कुल टोटल 511 सेक्शंस हैं। 1 से लेकर 511, परिचय से लेकर, इसके नाम से लेकर अटेम्प्ट तक। कहां तक? अटेम्प्ट, अटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस। यदि आप अपराध का प्रयत्न भी करोगे तो ये आपको जेल में ठोक देगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 23 अध्याय, 23 चैप्टर, 511 धाराएं। ये हर एक चैप्टर, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कहीं पर मोशन, कहीं पर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हो, कहीं पर परसेंटेज पढ़ते हो, कहीं पर साउंड, कहीं पर लाइट पढ़ते हो। इसका मतलब जैसे आपके फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, हिंदी की किताब का हर एक चैप्टर किसी एक प्रकार के सब्जेक्ट से, किसी एक प्रकार के टॉपिक से जुड़ा होता है, इसलिए इसका हर एक अध्याय भी किसी एक प्रकार के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसका भी अध्याय किसी एक प्रकार के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए चैप्टर, एक तरफ लिख लीजिए चैप्टर अर्थात अध्याय, एक तरफ लिख लीजिए इसकी ये संबंध, किस संबंध में अध्याय, अर्थात क्या संबंध है, किससे संबंधित है, क्या टॉपिक है, क्या विषय है। यहां पर मैं टॉपिक लिख सकता हूं या विषय लिख सकता हूं। विषय लिखना सही रहेगा, सब्जेक्ट लिखना सही रहेगा, क्या टॉपिक है ये लिखना सही रहेगा, और कौन कौन सी सेक्शंस, कौन कौन सी धाराएं उस चैप्टर में आती हैं, कौन कौन सी धाराएं उस चैप्टर में आती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है चैप्टर 1। जब भी मैं किसी को इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो हेलो माय नेम इज विवेक, तो आईपीसी आपको इंट्रोडक्शन कराएगी सबसे पहले। तो इसका मतलब इसमें उद्देशिका की बात है। किसकी बात है? उद्देशिका या प्रिएम्बल या इंट्रोडक्शन की बात है। किसकी बात है? इंट्रोडक्शन की बात है। मैं कौन हूं, मेरा कहां कहां पर क्षेत्र है, अगर तुम कहां अपराध कर रहे हो तो तुम्हें उस अपराध की सजा किस प्रकार से मैं दूंगी, ये आईपीसी बता रही है। अर्थात वो अपना नाम बता रही है, वो उस क्षेत्र को बता रही है कि यदि तुम इस क्षेत्र में अपराध करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। फिर वो बता रही है कि तुम विदेश में चले जाना, मगर तुमने भारत के नागरिक हो, मैं तुम्हें फिर भी सजा दूंगी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, आईपीसी कहती है। तो धारा 1 से 5 तक, धारा 1 से 5 किससे संबंधित है? चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन या उद्देशिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंट्रोडक्शन या उद्देशिका। चैप्टर नंबर 2 से उसने जनरल एक्सप्लेनेशन देने शुरू किए। क्या देने शुरू किए? उसने जनरल एक्सप्लेनेशन देने शुरू किए या उसने सामान्य स्पष्टीकरण देने शुरू किए। क्या देने शुरू किए? सामान्य स्पष्टीकरण देने शुरू किए, और वो सबके स्पष्टीकरण देता चला गया। 6, 7, 8, 9 में अलग अलग चीजों के वो स्पष्टीकरण देता चला गया। सबसे पहले उसने 6 से लेकर 52 तक सिंपल चीजों के, महिला के, पुरुष के, बच्चों के, लाइफ के, डेथ के, इन सब चीजों के एक्सप्लेनेशन दिए कि कौन सी चीज क्या होती है। उसने इन चीजों का सामान्य
स्पष्टीकरण किया। जैसे उसने बताया कि भाई लिंग क्या है, वचन क्या है, पुरुष स्त्री, सरकार का सेवा, सदोष लाभ, संपत्ति, दस्तावेज, कार्य, लोप, स्वेच्छा, अपराध, धारा, शपथ, सब कुछ। उसने कहा ठीक है, नॉर्मल से सामान्य स्पष्टीकरण खत्म हो गए, अब मैं डराती हूं। अब मैं क्या करती हूं? डराती हूं। तो डराने के लिए उसने अगला अध्याय चुना। कौन सा अध्याय चुना? अगला अध्याय कौन सा? चैप्टर 3। चैप्टर 3 भी जनरल एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन किसके बारे में? पनिशमेंट्स के बारे में। यहां तो सामान्य तौर के एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण दे दिए, यहां पर विशेष तौर पर वो दंडों के विषय में, किसके विषय में? दंडों के विषय में स्पष्टीकरण देना चाहती है। वो दंड कौन कौन से होंगे, किस प्रकार से वो दंड भुगतोगे, वो बता रही है कि आपको मृत्यु की भी सजा हो सकती है, आपको आजीवन कारावास, यदि सिर्फ आपको कारावास हुआ वो भी दो तरह का हो सकता है कठोर श्रम वाला, जिसमें एकदम हार्ड लेबर, आप पे चक्की पिसवाएं, चक्की पीसिंग 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 बुड्ढे होइंग, और या आपको सिंपल मजे मारो, रोटी तोड़ो, एकदम दाल जिसमें मछली तैरे, ऐसी दाल आती है वो एकदम। तो पूरी की पूरी पनिशमेंट कैसे कैसे होगा, सारी की सारी बातें कर रखी थी। कहां से? 53 से लेकर 75, 6 बार लिख दो, 10 बार लिख दो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये कर लेना। इसमें पूरी पनिशमेंट के बारे में। और धारा 53 पनिशमेंट से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? पनिशमेंट। और 73 74 में धारा में दिया हुआ है एकांत परिरोध, कारावास, एकांत कारावास, कहते ना एकांत में डाल दिया, एकांत कारावास, उसके बारे में धारा 73 74 और 75 पे जाकर ये अध्याय 3 हमारा समाप्त हो जाता है। यहां से जैसे ही आप पनिशमेंट के बारे में निकल जाओगे तो यहां पर सामान्य स्पष्टीकरण आएंगे। किसके बारे में? 76 से 61 तक लेने के सामान्य स्पष्टीकरण तो होंगे ही होंगे, कुछ और चीजों को लेकर जनरल एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, सामान्य स्पष्टीकरण तो है ही है, साथ साथ इसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की भी बात कही गई है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, निजी सुरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, निजी सुरक्षा का अधिकार। हालांकि इसमें पूरे जो सेक्शन है वो 76 से 30 सेक्शन है, 106 तक। 76 से कितने? 106 तक, अभी समझिएगा। लेकिन इस 76 में ये जो हमारा 96 इसी 76 में निजी सुरक्षा या निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार के बारे में दे रखा है। कहां से लेकर? 96 से लेकर 106 तक। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 4 है ये सामान्य स्पष्टीकरण देता है 76 से 96 तक, और 96 से शुरू हो जाता है निजी सुरक्षा का अधिकार। और धारा 97 में आपसे बता रखा है कि निजी सुरक्षा का अधिकार आप शरीर की भी सुरक्षा के लिए और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए भी है। ना सिर्फ स्वयं व्यक्ति यदि अन्य की शरीर और संपत्ति की सुरक्षा करते हुए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके पास होता है। यदि कोई चोरी कर रहा है, आप उसे देख रहे हो और आप उस चोरी को रोकना चाहो और उसमें रोकते हुए आप चोर को नुकसान पहुंचा दो, तो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको मिलेगा। धारा 97 में साफ तौर पे शरीर को भी मिलता है। मेरे शरीर को कोई चोट पहुंचाना चाहे, मुझे लगा कि मुझे कोई मार डालेगा या मेरा हाथ टूट जाएगा, सर फूट जाएगा,
एक ईंट उठाऊंगा, उसके खोपड़े में मार दूंगा। मैंने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि मुझे भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, धारा 97 में किस किस से मिला हुआ है? ना सिर्फ बॉडी को बल्कि प्रॉपर्टी को भी मिला हुआ है, और ना सिर्फ खुद की बल्कि किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी और बॉडी भी मेरे ही निजी सुरक्षा के अधिकार में आती है। एक एक चीज को पूछूंगा, नहीं बताओगे फिर ठोकूंगा। चैप्टर नंबर 5 क्या जाता है? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 आ जाता है अबेटमेंट या दुष्प्रेरण। अबेटमेंट या दुष्प्रेरण, कि यदि किसी क्राइम को करने के लिए कोई प्रेरणा देता है, उसका दुष्प्रेरण करता है, तो 107 से लेकर 120, वो धारा 107 से लेकर 120 के अंतर्गत अपराधी होगा। और अध्याय कौन सा होगा? 5। अध्याय कौन सा होगा? 5। अक्सर क्या होता है कि 5 लोग आपको प्रेरणा देते, कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 में 5 ऐड कर लेना, 5 लोग दुष्प्रेरणा, वहां से समझ लेना। उसके बाद में आ जाता है चैप्टर 5A, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कन्हैया कुमार वाला है। यदि कन्हैया कुमार हमारे देश के टुकड़े होने के बात करता है, तो उसके ऊपर किसका मुकदमा चलेगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A, 120B, 120A, 120B, ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश, आपराधिक साजिश, ये किसकी बात हो गई? आपराधिक साजिश की बात हो गई। और इससे अगला जो है वो देगा आपको सजा। इससे अगला क्या देगा? सजा। चैप्टर नंबर 6, जब हम छक्का लगाते हैं या महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली छक्का लगाते हैं, तो पूरा देश क्या बजाता है? ताली बजाता है। छक्के पे क्या बजाता है? ताली बजाता है। पूरा देश बजाता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या जाती है? ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध आ जाते हैं। क्या जाते हैं इसमें? राज्य के विरुद्ध अपराध। और 121 से 130 तक अच्छे से समझ लीजिएगा ये बात। ये आएगा डायरेक्ट कि धारा 121 से 130 किससे संबंधित है? तो छक्का मारते हैं, देश ताली बजाता है, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, भारत सरकार के विरुद्ध अपराध, या आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हो, या आपने भारत सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध छेड़ने से संबंधित हथियार इकट्ठा कर रहे हो, या आपने किसी से सुना कि यह व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा और आप उसे किसी को नहीं बताया, आपने उसे अपने अंदर रख लिया। इसी में आती है वो जिसके ऊपर ये जो विदेशी मीडिया या वो जो भारत की विरोधी मीडिया है जिसको मिर्ची लगी रहती है, धारा 124 के इसी के अंतर्गत आती है, जिसे राजद्रोह कहते हैं या जिसे हम लोग देशद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? देशद्रोह। वो धारा 124 के वो छठे भाग के अंदर ही आती है, इसी के मध्य 121 से 130 राज्य के विरुद्ध अपराध, इसी में राजद्रोह भी आता है, इसी में राजद्रोह भी आता है। यहां तक बताइए। अब यदि कोई राज्य के विरुद्ध अपराध कर रहा है तो उससे हमारी नेवी, एयरफोर्स और सेना, उससे हमारी नेवी, एयरफोर्स और सेना साथ साथ मिलकर लड़ेंगी। भाई यदि हमारी कोई देश से युद्ध करेगा तो हम उसकी बैंड बजा देंगे, बैंड बजा देंगे हम उसकी। आर्मी, नेवी
और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स रिलेटेड ऑफेंसेस, रिलेटेड ऑफेंसेस या सेना, वायुसेना व नौसेना से संबंधित अपराध, सेना, वायुसेना व नौसेना से संबंधित अपराध, नौसेना से संबंधित अपराध, ये किसमें आ जाते हैं? 7, अध्याय 7, 131 से 140, 131 से 140। तो ये तीनों की तीनों सेनाएं हमेशा कैसी होती हैं? 7-7 होती हैं, बैंड बजा देंगी। चलिए, तो छठे में राज्य के विरुद्ध अपराध 121 से 123, 130, 124 ए या 124 के राजद्रोह, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड अपराध किस में आ जाते हैं? 7वें में आ जाते हैं। अब आ जाता है 8वां। क्या आ जाता है? 8वां, अट्टू बट्टू 64। किस किसने पढ़ा ये? 8 अट्टे 64, अट्टू बट्टू 64। असल में मान लेते हैं कि जब आप रोड पर छलांग वगैरह लगा रहे हो, अट्टू बट्टू 64 कर रहे हो, ऐसा अपना डिजाइन बना रहे हो, कभी मोटरसाइकिल इधर चला रहे हो, कभी इधर, आपसे किसी ने कहा कि यार आप प्लीज सीधी मोटरसाइकिल चला दो, आपने उससे लड़ लिया। जब आप शांत रोड पर किसी से लड़े तो इसका मतलब आपने सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध किया। आप पूरे ऐसे से चल रहे थे, मतलब लोगों को परेशानी हो रही थी, आप वहां लड़ रहे थे या कुछ ऐसा ही समझ लेना 8 से, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि आपने पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भंग किया है, आपने शांति को भंग किया है, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध आपने अपराध किया है। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट दी, मेरी गले में कितना दर्द हो गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, अगेंस्ट दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। इसमें क्या है कि जब 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर कुछ बलवा वगैरह करने लगते हैं, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। तो जब लोग शांति किसी विधि विरुद्ध, अर्थात जिसकी इजाजत नहीं मिली हो इकट्ठा होने की, और जब जबरदस्ती इकट्ठा होते हैं, तब ये वाली धारा आती है 141 से लेकर 160 तक, 141 से लेकर 160। और इसमें एक धारा होती है जिसे 151 कहते हैं। क्या कहते हैं? 151। आपने सुना भी होगा कि धारा 151 में क्या कर दिया? चालान कर दिया। तो थोड़ा सा ये हल्की सी धारा होती है, ये 5 या 5 से व्यक्तियों, जब इसको पढ़ाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का क्या मतलब है। तो ये क्या हो गए? ऑफेंसेस अगेंस्ट दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध 141 से 160। आ जाता है भाग 9। भाग 9 हमारे संविधान का पंचायत से जुड़ा हुआ है। आप जितने लोग गांव में रहते हो, ऐसा एक बता दो जिसकी पटवारी से लड़ाई ना हुई हो और पटवारी ने चोरी ना की हो, अर्थात उसने रिश्वत ना ली हो। अधिकतर पटवारी अटवारी जो होते हैं, ये कौन होते हैं? ये भ्रष्टाचारी होते हैं। अगर आप देखो, अभी सब लोग बना लेना अपना जाति और मूल निवास। मैं फिर से बता रहा हूं, एक एक बच्चे का जाति और मूल निवास बना होना चाहिए। फिर मुझे मत दोष देना कि भैया आपने बताया नहीं था। जिसका नया हो पुराना हो नहीं पता, 1 महीने पुराना चाहिए बस मुझे, सबके हाथ में। नया बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब पटवारी ये सब करेगा तो ये उसके कराया अपराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके द्वारा किया गया अपराध हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। तो भाग 9 ऑफेंसेस बाय और
रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि वो सरकारी सर्वेंट है, सरकारी नौकर है। ऑफेंसेस बाय और पब्लिक सर्वेंट, ऑफेंसेस बाय और पब्लिक सर्वेंट, अर्थात जो सार्वजनिक अधिकारी होता है, जो सरकारी अधिकारी होता है, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए अपराध, जिसे लोक सेवक कहते हैं। लोक सेवकों द्वारा किए गए या उनसे संबंधित अपराध, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध 161 से लेकर 171। तो भाग 9 से पंचायत से याद करना, पंचायत से पटवारी को याद करना और पटवारी से उसकी चोरी को याद करना, लेकिन उससे लड़ना मत, ठीक है। चलिए आगे आ जाता है भाग 9A। इसमें ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस से संबंधित अपराध। अब मैं ऑफेंसेस नहीं लिख रहा, डायरेक्ट चुनाव या इलेक्शंस लिख रहा हूं। चुनावों से संबंधित अपराध, इसमें 171A से शुरुआत होती है और ये 171I तक जाता है। कहां तक जाता है? 171I तक जाता है। तो जो भाग 9 वो तो लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराध, और जबकि भाग 9A में इलेक्शन चुनावों से संबंधित 171A, 171I, 171 ABCDEFGH तक। तो ये सब किस में आ जाते हैं? ये आ जाते बच्चा भाग 9A में। अब आ जाता है हमारा भाग 10, बिल्कुल सही, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। किसी पब्लिक सर्वेंट ने आपको विधि पूर्ण कुछ करने के लिए किया, जैसे मान लो वो आपके घर पर एक समन लेकर आया, एक वारंट लेकर आया और आप वहां से रफू चक्कर हो गए, तो इस तरह के अपराध या जाते भाग 10। रफू चक्कर हो जाना या दल बदल लेना एक ही तो बात है। हमारे संविधान की अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है, तो आप भी फरार हो जाने से संबंधित कर लेना। लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना, लोक सेवकों के विधि पूर्ण, एक्चुअल में ऐसे लिखना पड़ता है ना ऐसे होती ना ऐसे होती गर्दन। लोक सेवकों के विधि पूर्ण अधिकार के विरुद्ध अवमानना, प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना, प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना। कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। कहां से कहां तक? 172 से 190, 172 से 190। कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कि किसी लोक सेवक के का कोई लॉफुल काम था, उसे कानून ने कोई काम करने के लिए कहा, परंतु आप उसकी अवमानना कर रहे हो। तो ये जो धारा 172 है, ये वो है कि वारंट आने पर फरार हो जाना, समन आने पर उसे प्राप्त नहीं करना और भाग जाना। क्लियर है बात? बिल्कुल सही। अब आ जाता है बिल्कुल एकदम फेवरेट, जिसके संजय दत्त और गोविंदा की जोड़ी जिसकी फेवरेट होगी, 1 और 1 11, आजा मेरे यारा, करेंगे 1 और 1 11। अर्थात आपने 1 और 1 11 पिक्चर में देखा था, संविधान में देखोगे देश चलाने के लिए
केंद्र और राज्य सरकार साथ साथ। और यहां पर देखोगे आईपीसी में दंड की बात हो रही है। इसका मतलब 1 और 11 करके क्या बना दिया, फोर्जरी, फॉल्स एविडेंस, फॉल्स एविडेंस। यदि आप झूठा सबूत पेश करते हो तो जो दंड दिए जाएंगे वो दंड भाग 11 में डिफाइन है। फॉल्स एविडेंस, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू फॉल्स एविडेंस या झूठे सबूतों से संबंधित, झूठे सबूतों से संबंधित फॉल्स एविडेंस, झूठे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सार्वजनिक न्याय 11, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। 191 से 229। जैसे आप 11 पे पहुंचे तुरंत आपके सामने क्या आएगा, 12। क्योंकि अगर आप झूठा एविडेंस इकट्ठा कर रहे हो तो चोरी से हो सकता है झूठे आप कॉइंस वगैरह भी बना रहे हो। क्या बना रहे हो, कॉइंस वगैरह भी बना रहे हो। तो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू गवर्नमेंट कॉइंस एंड स्टाम्प, गवर्नमेंट के सिक्के व स्टाम्प आदि से जुड़े अपराध, गवर्नमेंट के कॉइंस व स्टाम्प आदि से जुड़े अपराध। भाई झूठ बोलोगे 11 तो जाहिर सी बात है कुछ और भी तो गवर्नमेंट को नुकसान कर सकते हो। तो 230 से 263 तक, 230 से 263 तक क्या जाता है, आ जाती है हमारी अध्याय 12। क्या जाता है बच्चा, अध्याय 12। और अब बताइए अध्याय 13 कि भाई जब हमने कॉइंस एंड स्टाम्प में गड़बड़ की तो जाहिर सी बात है हम माप और तोल में तो करेंगे क्योंकि पूरे झूठे हैं। 1 और 11 करते आ रहे हैं तो 11, 12, 13 इनको एक ही तरफ मानना। वेट एंड मेजर्स, माप व तोल, माप व तोल में भी गड़बड़ करेंगे। यदि माप और तोल से संबंधित अपराध करते हो, जैसे आपने देखा होगा अक्सर अखबारों में कि किसी पेट्रोल पंप वाले से पेट्रोल पंप पे छापा पड़ा और वहां पर कम तोल की जाती थी, कम माप की जाती थी, उस पर कौन सी धारा लगेंगी, 264 से 267। किसी आप कांटे पर गए होंगे, कांटे धर्म कांटे जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं, कम तोल करते हैं या ज्यादा दिखाते हैं, झूठा कुछ भी, तो उन पे कौन हो जाता है, धारा 264 से 267। अब आ जाता है 14वां। जब हम ये सारे काम करेंगे, मिलावट करेंगे, कम तोलेंगे, ज्यादा तोलेंगे, तो जाहिर सी बात है पब्लिक हेल्थ सेफ्टी आदि पर क्या पड़ेगा, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस डिसेंसी, कन्वीनियंस डिसेंसी आदि पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस डिसेंसी और पब्लिक के मोरल पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यदि हम ये मिलावट आदि करते रहे, यदि ये मिलावट आदि करते रहे तो बताइए असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताओ अपने आप बताओ आप। बिल्कुल सही। तो क्या जाते हैं बच्चा, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा आदि से संबंधित अपराध, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा 268 से 294 8 तक है। लोक सुरक्षा
स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा आदि से संबंधित अपराध, आदि से संबंधित अपराध। अब जितने लोगों को अपराधों में दिक्कत होती है वो इन्हीं में होती है। इसके बाद तो बहुत आसान है, क्योंकि 15वां किससे संबंधित है? धर्म। 16वां किससे संबंधित है? बॉडी। 17वां किससे संबंधित है? प्रॉपर्टी। ये बॉडी से संबंधित, ये किससे संबंधित? ये धर्म से संबंधित, ये शरीर से संबंधित, ये संपत्ति से संबंधित। तो अध्याय 14 पब्लिक हेल्थ आदि। अब एक बार रिपीट कर दो, जितना अभी आपने जीता अर्थात जितना भी आपको आया फटाफट से रिपीट कर दो 14 तक। फटाफट से 14 तक रिपीट कर दो, 294 धारा तक तुरंत के तुरंत रिपीट करो, 294 धारा तक। बहुत अच्छे। पहले में इंट्रोडक्शन परिचय, दूसरे में सामान्य स्पष्टीकरण, तीसरे में दंड के स्पष्टीकरण, चौथे में सामान्य स्पष्टीकरण भी दिए, साथ साथ आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस की भी बात करी। उसके बाद में दुष्प्रेरण, जो 5वें में 5 पंचों ने मिल के दुष्प्रेरण कर दिया। छठे में आपने पहले तो 5A आएगा, आपराधिक साजिश, राज्य के विरुद्ध अपराध, 6 पे छक्का, पूरा देश ताली बजाता है। तो देश के विरुद्ध अपराध, देश के विरुद्ध अपराध करोगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स साथ मिलकर लड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? अध्याय 7 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, 8 अट्टू बट्टू, पब्लिक शांति, लोक शांति को सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। उसके बाद में पब्लिक से याद आया कि पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक के द्वारा या उनसे संबंधित अपराध भाग किस में आ जाते हैं? 9 में आ जाते हैं। भाग 9A इलेक्शन, भाग 10 में आ जाते हैं दल बदल अर्थात भाग जाना। यदि कोई लोक सेवक अपने अधिकार का इस्तेमाल करके आपको कोई आदेश देता है, उससे भाग जाना। कंटेम्प्ट, अवमानना, भाग 11 फॉल्स एविडेंस, भाग 12 एविडेंस के साथ आप क्या करोगे? कॉइंस और स्टाम्प बनाओगे। 13 3 13 हो जाएंगे यदि व्यापार करते हुए, दुकान में या पेट्रोल पंप का व्यापार करते हुए आपने चोरी या कम तोला तो 3 13 हो जाएंगे। तो 13 से याद कर लेना, व्यापार में 3 13 हो जाना। और व्यापार कौन करता? दुकानदार। तोल कम करता, ये सब वहां से याद कर लेना। और 13 मैंने वहां भी बताया था संविधान के भाग में, वो भी व्यापार से संबंधित था। 14 क्या जाता है? कितनी तुक मिल रही है, समझ रहे हो? 14वां पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, 15वां धर्म, 16वां शरीर और 17वां संपत्ति। 10 बार लिख के देखना, 10 बार ऐसे करके देखोगे, एक भी इनमें से नहीं बचेगा। कल 23 के बाकी के 23 तो खत्म करेंगे, क्योंकि ये जो बाकी के 23 हैं, बाकी के जो बचते हैं उनसे एक एक से एक एक पार्ट वाइज करेंगे। जैसे संपत्ति के अधिकार को, किडनैपिंग आदि को, इनके पार्ट वाइज जो धाराएं उन्हें करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें क्लियर होता चले। 2:30 बज गया, आपकी हिंदी की क्लास का टाइम हो गया। 5 मिनट में आते हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं 2:35 से। क्लास कैसी लगी सभी बताइए, और वादा करके जाइए टीचर्स डे के दिन अपने गुरु से किया हुआ वादा कि इस बार रैंक नंबर 1 से लेकर 5000 तक सिर्फ तुम में से होगी और किसी की नहीं होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। नंबर 1 से लेकर 5000 जितनी लास्ट की भर्ती हो, तुम ही लोग चाहिए, चाहे मर जाओ जी जाओ फर्क नहीं पड़ता, परंतु दिन रात किताब हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। ये नोट्स बनाओ, खूब ज्यादा डीपली इनको खूब ज्यादा बार बार लिख के देखो। वहां पर कुछ भी अगर आपसे भूल में पड़ गए कि ये धारा किससे संबंधित है, 2.5 नंबर गया। इसलिए बता रहा हूं, जितनी मेहनत करनी अभी कर लो, उतने ही आप पेपर में कम टेंशन लोगे। वो बिल्कुल सच बात है जनरल के मानिक्षा वाली, कि जो जितना शांति के समय अभ्यास में पसीना बहा लेता है, उसी सैनिक का युद्ध में उतना ही कम खून बहता है। तो चलिए फिर सभी लोगों से कहिए, अपने दोस्त यार जितने कांस्टेबल इधर उधर देख रहे हैं आप लोग ट्रेनिंग करते हुए, सभी साथियों से कोर्स जरूर लें, सब पे पूरा ओपन है। चलिए फिर थैंक यू, खुश रहना, तंदुरुस्त रहना। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, करे विजय एग्जामपुर।